दीवानापन एपिसोड 24। अब आगे। ये कहते हुए उसने उसके बालों को अपने मुट्ठियों में भर लिया और दूसरे ही पल उसे छोड़कर वहां से बाहर निकल गया। वही ये सुनकर जन्नत शॉक्ड हो गई और वो संभाल नहीं पाए और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से सिसक उठी। रिधान वहां से जा चुका था, लेकिन जन्नत अभी भी वही जमीन पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ रिधान की बातें चल रही थी। तभी आखिर में उसने खुद को संभाला और अपनी जगह से उठकर बोली, अब ये लड़ाई आमने सामने होगी। बहुत सह लिया मैंने, अब मैं कुछ नहीं सहने वाली। अब मैं देखती हूँ कि आप कैसे मुझे बर्बाद करते हैं। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में आई। कमरे में आने के बाद उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करने के बाद वो अपनी साइट पर गई, जहां पर वो ऑनलाइन काम किया करती थी। जब वो उस साइट पर गई तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने खुद से कहा, ये आईडी आखिर रिधान को कैसे पता चली होगी, जबकि मेरी आईडी का पासवर्ड सिर्फ मैं जानती थी और बिना इसके कोई भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, खासकर मेरे काम को लेकर। बेशक से मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन कोई भी बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे आईडी पासवर्ड के कोई भी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये कहते हुए अब जन्नत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक काम करने के बाद उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वो खुद से बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा आईडी पासवर्ड रिधान को कैसे पता चल सकता है? इसके बारे में सिर्फ मैं और नैना जानते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं पता। तो फिर ये सब कहते कहते वो किसी सच में पड़ गई और बोली, नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर हम दोनों के अलावा ऐसा कौन तीसरा था जिसने मेरी इन्फॉर्मेशन रिधान को दी, और उसके बारे में मैं पता लगा कर ही रहूंगी जिसने मेरे साथ धोखेबाजी की। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन सब के अलावा किसी तीसरे को भी पता था। वो ये सब कहते हुए अब सीधे बेड पर आए और यही सब सोचते सोचते वो सो गई। अगली सुबह भावना ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज से जन्नत की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र गेट पर गई। गेट पर भावना को देखते ही उसने कहा, अंदर आ जाए। भावना अंदर आए और मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम अभी तक सो रही हो क्या? तुम्हारी अभी तक सुबह नहीं हुई? इसके जवाब में जन्नत हल्की स्माइल के साथ बोली, बस जागने वाली थी मॉम। भावना ने कहा, कॉलेज जाने का वक्त हो गया। मुझे ये भी पता था कि रात को डांस प्रैक्टिस करने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए मैं सुबह तुम्हें जगाने के लिए चली आई। जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, क्योंकि नैना का सुबह कॉल आया था। तुम फ़ोन पिक नहीं कर रही थी तो उसने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था। ये सारी बातें सुनकर आखिर में जन्नत ने अपनी आंखें खोली और वो बोली, मैं उससे बात कर लूँगी। ये कहकर वो उठी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही वो मिरर में खुद को देखने लगी। खुद को देखते हुए उसने अपने आप से कहा, आज से मेरी एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है, जिसके लिए मुझे स्ट्रांग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहते हुए वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर में वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। वो नीचे आए। वो जब नीचे हॉल में पहुंची तो वहां पहले ही नैना अपना कॉलेज बैग लेकर बैठी हुई थी। नैना उसे देखते ही बोली, जन्नत तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान थी। ये कहकर वो आगे आए और उसने जन्नत को हग कर लिया। जन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए मुस्कुरा कर कहा, डांस प्रैक्टिस की वजह से कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मुझे होश नहीं रहा। लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट कॉलेज में मिलती हूँ। तुमने यहाँ आकर खुद को परेशानी क्यों किया? ये सुनकर नैना ने मुंह बनाकर कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाने वाली थी। वैसे भी मुझे टैक्सी से जाना पड़ता और मुझे अपने पॉकेट मनी से पैसे देने पड़ते। इससे अच्छा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लग्जरियस कार में जाऊंगी। इससे वहाँ कॉलेज में सभी को लगेगा कि मैं भी रईस हूँ और फिर कोई भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मैं जन्नत सूर्यवंशी की दोस्त हूँ। ये सुनकर आखिर में जन्नत ने अपना सर हिलाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी दोस्ती तो पैसे और रुपए से बहुत ऊपर है। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और हमने हमेशा से सब कुछ शेयर किया है। तुम जब तक मर्जी चाहे तब तक मेरे साथ मेरी कार में कॉलेज जा सकती हो। ये कहकर फिर वो सीधे डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। डाइनिंग एरिया में पहले ही भावना अपने चेयर पर बैठी हुई थी। नैना और जन्नत भी अपनी चेयर पर बैठ गई। भावना ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करवाया, लेकिन तभी नैना आसपास देखकर जन्नत से धीरे से बोली, मैंने सुना है तुम्हारा भाई यहीं पर रहता है, पर वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
कहाँ पर है वो? ये सुनते ही जन्नत ने चिढ़कर कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे उनके बारे में कुछ मत पूछा करो। ये कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसकी बात सुनकर नैना उसे घूरते हुए बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हारे भाई ने फिर से तुमसे लड़ाई की? ये सुनकर जन्नत ने फिर से कहा, नैना क्या तुम चुप रहोगी? मुझे अभी उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज मुझे चुपचाप ब्रेकफास्ट करने दो। ये सुनकर नैना फिर चुप हो गई, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो वापस जन्नत से बोली, तुम एक बार तुम्हारे भाई से मेरी सेटिंग करवा दो, उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हारे भाई को लाइन पर लाती हूँ। लेकिन तुम हो कि मेरी उनसे सेटिंग ही नहीं करवाती। बताओ ना कि वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी जन्नत अपने हाथ टेबल पर पटक कर बोली, उनके बारे में मैं कुछ सुना नहीं चाहती। उसके ऐसे चिल्लाने से नैना एक पल के लिए चुप हो गई और वही भावना ने भी ना समझी में कहा, जन्नत बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक है ना? ये सुनते ही जन्नत को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होकर कह दिया था, इसलिए वो तुरंत अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और नैना मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई। ये कहकर वो नैना से धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम बार बार रिधान भाई का सवाल कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई। चलो अब कॉलेज चलते हैं। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से बाहर जाने लगी। इधर नैना उसे जाते देख कुछ सेकंड तक देखते रही, फिर मन ही मन चिढ़कर बोली, अगर तू सूर्यवंशी खानदान की बेटी नहीं होती तो मैं तुझे तेरी असली औकात बताती। मैं तेरी हर बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि तेरा नाम सूर्यवंशी खानदान से जुड़ा है, लेकिन एक बार मैं रिधान की बीवी बनाकर इस घर में आ जाऊं, उसके बाद देख मैं तुझे कैसे लात मार कर बाहर निकलती हूँ। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी भावना ने कहा, बेटा आई एम सॉरी, वो अभी कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, उसे तुम प्लीज माफ कर देना। तुम्हें तो पता है ना कि एक तुम ही हो जो उसकी दोस्त हो और तुम ही उसे संभाल सकती हो, और अभी तो तुम दोनों को आउट ऑफ कंट्री ट्रिप पर भी जाना है, इसके लिए भी तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी इंडस्ट्री में इस वक्त रिधान सीरियस होकर बैठा अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन तभी दरवाजा खुला और मानिक अंदर आते हुए बोला, रिधान क्या तुमने वाकई अपना मन सेटअप कर लिया है डीएनए टेस्ट के लिए? ये कहकर वो सामने आकर बैठ गया। तभी रिधान बिना उसके तरफ देख बोला, यस। उसके एक शब्द को सुनकर मानिक ने फिर से कहा, एक बार और सोच लो, क्योंकि अभी के लिए तो तुम्हें ये सब कुछ हिजी लग रहा है, लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारे डैड को उसके बारे में पता चला तो तुम्हारे डैड तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। तभी ये सुनते ही रिधान के हाथ काम करते करते रुक गए। वो गुस्से के साथ मानिक को देखकर बोला, मेरे डैड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि बिगाड़ तो मैं रहा हूँ उनका, और अब मैंने तुमसे जितना कहा है सिर्फ उतना करो, और ये काम मुझे सिर्फ और सिर्फ आज शाम तक चाहिए। अगर तुमने कल सुबह तक का वक्त लगाया तो मैं तुमसे तुम्हारे डॉक्टर का लाइसेंस ले लूंगा। तभी मानिक ये सुनकर चिढ़ते हुए बोला, अबे ओ मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, कुछ तो शर्म कर। एक तो मैं तेरी इतनी हेल्प कर रहा हूँ और तू ऊपर से मुझे बर्बाद करने और रोड पर लाने की कोशिश कर रहे हो। सच में दुनिया तुम्हारे बारे में जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। तुम पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर किसी चीज के लिए कोई रहम नहीं है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और बोला, आज शाम तक तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी और फिर तुम कर लेना सेटिस्फैक्शन। ये कहकर वो वहां से बाहर चला गया और वहीं उसकी सारी बातें सुनकर रिधान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। इन कुछ घंटे में तुम्हें अपनी जिंदगी जिस तरह जीनी है तुम जी सकती हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी मैं नर्क बनाने वाला हूँ। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ कॉलेज में इस वक्त जन्नत और नैना दोनों ही एक साथ अपनी सीट पर बैठी लेक्चर अटेंड कर रही थी। वो दोनों इस वक्त सिर्फ अपने लेक्चर पर ध्यान दे रही थी। तभी टीचर वहां से चले गए। टीचर जाने के बाद सभी स्टूडेंट शोर करने लगे, लेकिन जन्नत अपने नोटबुक में कुछ कर रही थी। तभी नैना ने कहा, जन्नत क्या हम कैंटीन चले? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर नैना ने कहा, जन्नत तुम कब तक अपना मूड ऑफ रखोगी? आखिर हुआ क्या है?
आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे है। हमें तो चिल करना चाहिए, लेकिन चिल करने के बजाय तुम तो यहाँ पर मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या? तुम मुझे कुछ बताओगी? तभी जन्नत ने कहा, कल मैं जेल गई थी। जेल जाना कोई आम बात नहीं होता। मैं इतनी जल्दी चिल नहीं कर सकती। तुम्हें करना है तो तुम जाकर कर सकती हो, लेकिन मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो वापस से अपना काम करने लगी। उसकी ये बात सुनकर आखिर में नैना ने कहा, ठीक है, तुम्हें जब तक ऐसे रहना है तब तक तुम रह सकती हो, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से जन्नत ने कहा, नैना क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों के अलावा मेरे लॉगिन आईडी का पासवर्ड किसी तीसरे इंसान को पता था? उसने जैसे ही ये कहा, अचानक से नैना के चलते कदम रुक गए और वो दूसरे ही पल अपनी नज़र चुराते हुए नहीं तो उसके बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही पता था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जिसके पास मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तभी कल पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर नैना ने कहा, क्या तुम भूल गई वो ऑफिस जिसका है, उसकी कितनी बड़ी पहुंच है और उसके पास तुम्हारी सारी डिटेल्स पहले ही होगी। तो ये सब कुछ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बेवजह सोच रही हो। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक से मैं उनके अंडर में काम करती थी, लेकिन मैंने कभी अपना आईडी पासवर्ड तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया और ना ही कोई बिना मेरी परमिशन के मेरे आईडी प्रोफाइल के साथ ऐसे छेड़खानी कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तीसरा है जो मेरे बारे में अच्छे से जानता है और शायद वो भी मुझे बर्बाद करना चाहता है और इस तरह से उस इंसान की मदद कर रहा है। मुझे उसके बारे में पता लगाना है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कुछ जानती हो? ये सारी बातें सुनकर आखिर में नैना ने कहा, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि तुम भी मुझे कहाँ ज़्यादा कुछ अपने काम के बारे में बताती हो। ये कहकर वहाँ से चली गई। इधर जन्नत ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो फिर से कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसने आखिर में कहा, मैं चाहे जितना सोच रही हूँ, लेकिन चाहकर भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी किसी तीसरे इंसान को अपने पासवर्ड के बारे में बताया है सिवाय नैना के। तो फिर मैं किस पर शक करूं? नैना तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मेरी दोस्त कम बहन ज्यादा है। अगर मैंने गलती से भी उसके ऊपर शक किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मेरी ही इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। ये कहते हुए वो चुप हो गई। कौन है आखिर इन सब के पीछे? एपिसोड 25। अब आगे। ये कहते हुए वो चुप हो गई। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में इस वक्त भावना अपने कमरे में टहल रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी उन्होंने अपना फोन उठाया और उन्होंने किसी के पास कॉल डायल कर दिया। कॉल पिक करते ही उधर से आवाज आई, क्या हुआ भावना? तुम मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? इसके जवाब में भावना ने कहा, दीदी क्या आप मुझे कोई ऐसी ट्रिक या आइडिया बता सकती है जिससे मैं अपने दोनों बच्चों के बीच प्यार ला सकूं? उसकी ये बात सुनकर उधर से भावना की बहन ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। इसके जवाब में भावना ने कहा, रिधान और जन्नत दोनों के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उन दोनों को देखकर कोई दूसरा इंसान यही कहेगा कि वो दोनों भाई बहन नहीं बल्कि जैसे जन्मों के दुश्मन हो। मुझे उनके फ्यूचर की बहुत टेंशन है। जन्नत नासमझ है और रिधान समझदार है। आगे चलकर अगर मैं और तन्मय नहीं रहे तो जन्नत को कौन संभालेगा? इसके लिए रिधान को उसे समझना और प्यार करना जरूरी है। इसलिए मैं चाहती थी कि उन दोनों के बीच प्यार हो जाए। उसकी ये बात सुनकर उधर से भावना की बहन ने कहा, अगर तुम उनके बीच प्यार चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे कि तुम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिससे कि वो दोनों एक साथ काफ़ी देर तक बताएं। जितनी देर वो एक साथ बिताएंगे उतनी देर दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से 19 साल तक दूर रहे हैं। जन्नत ने जब से होश संभाला है तब से वो रिधान से दूर थी। इसलिए तुम एक काम करो, सबसे पहले उनको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मौका दो। ये सुनते ही भावना ने कहा, रीमा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने गलती से भी रिधान को जन्नत के साथ छोड़ दिया तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि मेरे बेटे ने जन्नत को ही मार डाला और खुद पागलों की तरह हंस रहा है। ये सुनकर उधर से ही रीमा ने हंसते हुए कहा, ये भी बात है, क्योंकि रिधान तो उसे अकेले देखकर
उसके ऊपर किसी शेर की तरह झपट पड़ता है। तो फिर अब हमें कुछ दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ेगा। भावना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मैं उन दोनों को इस एनवायरनमेंट से कुछ देर के लिए दूर रख दूं और वो दोनों एक साथ अच्छे से खुश रहे। तभी उधर से रीमा ने कहा, क्यों ना तुम उन दोनों को कुछ वक्त के लिए बाहर ट्रिप पर भेज दो एक साथ, और लड़ाई से बचने के लिए उनके फ्रेंड्स को भी उनके साथ भेज दो। क्या पता ट्रिप पर एक साथ जाने से वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें, तो उनके बीच जो पुराने गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए। ये सारी बातें सुनकर अब भावना को कुछ समझ आने लगा और उसने कहा, ये आइडिया ठीक है। अगर मैं उन्हें इंडिया से दूर किसी ट्रिप पर भेजती हूँ और उनके साथ उनके दोस्तों को भेजती हूँ, तो शायद उनके दोस्त सिचुएशन को संभाल ले, और इधर मैं नैना को भी समझा दूंगी कि वो जन्नत को रिधान के साथ कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे और सिचुएशन ऐसी क्रिएट करे जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हों। ये सुनकर आखिर में रीमा ने कहा, एग्जैक्टली, आई होप अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा। इसके बाद आखिर में भावना ने अपना सर हिला दिया और फिर कॉल कट हो गया। कॉल कट होते ही भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी इस ट्रिप में मैं अकेली जन्नत को भेज रही थी, पर अब दोनों ही जाएंगे। रिधान भी अब जन्नत के साथ जाएगा और रिधान को ले जाने के लिए मुझे रिधान के दोस्त मानिक से बात करनी होगी, क्योंकि एक मानिक ही है जो रिधान को किसी काम के लिए मना सकता है। ये कहते हुए उसने अब सीधे मानिक के पास कॉल डायल कर दिया। कुछ ही देर में मानिक ने कॉल पिक किया और आवाज आई, व्हाट हैपेंड ब्यूटीफुल आंटी, आखिर आपको आपके दूसरे बेटे की याद आ ही गई। ये सुनकर भावना ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें भूली ही कब थी जो तुम्हें याद करूंगी। एक तुम ही हो जो मुझे भूल गए हो। अपने हॉस्पिटल के काम में इतना बिजी हो गए हो कि तुम यहाँ आने के बारे में ही नहीं सोचते। तुम्हें पता है कि मैं और जन्नत तुम्हें कितना मिस करते हैं। ये सुनकर उधर से मानिक ने कहा, जन्नत से तो मेरी मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि घर आ पाऊं। लेकिन तभी भावना ने कहा, अब तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो तुम्हें रिधान को ट्रिप पर ले जाने की जरूरत है, जिसके साथ जन्नत भी जाएगी। ये सुनते ही उधर मानिक की आवाज आना बंद हो गई और फिर कुछ ही पलों बाद मानिक ने तुरंत कहा, व्हाट, ये आप क्या कह रही है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ? वो रिधान सूर्यवंशी है, उस इंसान को ऐसे ट्रिप पर ले जाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो भी जन्नत के साथ। आपको तो पता है ना कि जन्नत और रिधान के बीच किस तरह की दुश्मनी चलती है। ये सारी बातें सुनकर भावना ने कहा, इसी वजह से तो मैं ऐसा चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तुम जल्द से जल्द रिधान को ट्रिप पर ले जाने के लिए रेडी कर लो, क्योंकि मैं उन्हें अकेले एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखना चाहती हूँ, जिससे कि वो दोनों हो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके बीच प्यार आए। ये सारी बातें सुनकर आखिर में मानिक गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है आंटी, जैसा आप चाहे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगा, पर मैं आपके लिए ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। भावना ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच बेटा, और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जरूर ऐसा करोगे। जिसके बाद उसने भी कॉल कट कर दिया। अब आखिर में भावना ने मुस्कुराकर कहा, फाइनली मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब बस जल्द से जल्द दोनों ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे यकीन है कि इस ट्रिप में वो दोनों जरूर एक दूसरे के करीब आएंगे। इधर दूसरी तरफ धीरे धीरे करके कॉलेज की सारी क्लासेज खत्म हो गई थी। क्लासेज खत्म हुई तो जन्नत नैना के साथ बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसके सामने कार आकर रुक गई। उस कार को रुकते देख जन्नत के कदम रुक गए, लेकिन कार को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो तुरंत उस कार की तरफ बढ़ गई। तो नैना ने कहा, जन्नत तुम कहाँ जा रही हो? इसके जवाब में जन्नत ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे उस कार की तरफ गई। तभी कार का दरवाजा खुला और वैभव अपनी गॉगल्स को निकालते हुए बाहर निकला। वैभव को देखते ही जन्नत मुस्कुराकर बोली, वैभव आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैभव ने उसे देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, कैसी हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। फिलहाल के लिए तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ तुम्हारा भाई होगा, इसलिए मैंने सोचा कॉलेज के टाइम में ही तुमसे मिल लूं। ये सुनते ही जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज तो मैं कॉलेज भी आई थी और मैंने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से की। ये सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है कि तुम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गई। तभी जन्नत ने वैभव से सवाल किया, तुम मुझसे मिलने आए थे या फिर तुम्हें कोई और भी काम था? इसके जवाब में वैभव ने कहा, एक्चुअली मैं बैंकॉक जाने वाला था, वो मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी, तो मैं तुमसे एक हफ्ते तक नहीं मिल पाऊंगा।
लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी। इसके बाद फिर वैभव मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनते जन्नत ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से आई हूँ। ये सुनकर फिर वैभव की नज़र पीछे खड़ी नैना पर चली गई। नैना उसे देख नहीं रही थी। वैभव उसे ध्यान से देखकर बोला, ये लड़की। तभी जन्नत ने नैना की तरफ देखकर कहा, ये मेरी दोस्त है, इससे आप नहीं मिले होंगे क्योंकि आप काफी वक्त बाद यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी वैभव ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। ये सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, मतलब क्या है आपका। इसके जवाब में वैभव ध्यान से नैना को देखकर बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कहीं तो देखा है। तभी जन्नत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको इससे मिलवा देती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। लेकिन तभी वैभव ने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आया। मैं बाद में मिलूंगा, अपना ख्याल रखना और ज्यादा किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ही धोखा देते हैं। ये कहते कहते उसकी नज़र नैना पर थी, तो वही जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। वैभव वहां से कुछ ही देर में निकल गया। उसके जाते ही नैना तुरंत दौड़ते हुए जन्नत के पास आई और बोली, ये कौन था और ये तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा था। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, वो शायद तुम्हें जानते थे और मैंने उनके साथ पहले एक बार काम किया था, तब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे किसी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सुनकर नैना ने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस तरह से दूसरे लड़कों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि आजकल के लड़के सिर्फ और सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बॉडी का यूज़ करने की कोशिश करे। उसकी ये बात सुनते ही जन्नत ने कहा, नैना स्टॉप इट, तुम ये क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर आखिर में नैना ने कहा, मुझे अभी इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इतनी जल्दी किसी पर यकीन मत किया करो और अब चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसे लेकर सीधे कार की तरफ बढ़ गई। इधर जन्नत ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी वहां से सीधे उसके साथ चली गई। अब तक शाम हो चुकी थी, शाम का वक्त था। उस वक्त रिधान अपने ऑफिस के बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा था। वो आसमान को छूती बिल्डिंग की टेरेस पर इस वक्त काले बादल मंडरा रहे थे, जिनके बीच रिधान बस खामोशी के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा था। लेकिन तभी वहां के लिफ्ट का दरवाजा खुला और मानिक अंदर आते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मौसम भी कितना खराब है, क्या तुम आज बारिश में भीगना चाहते हो। ये कहते कहते वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रिधान ने सर्द आवाज में कहा, शाम हो चुकी है, क्या तुमने मेरा दिया हुआ काम किया। ये सुनते ही मानिक के चलते कदम रुक गए और उसने कहा, तो तुम्हें अभी तक उस काम के बारे में याद है। ये सुनते ही गुस्से के साथ रिधान ने उसे देखकर कहा, तुमने मेरा काम किया है या नहीं। ये सुनते ही मानिक ने जल्दबाजी के साथ कहा, तुम्हारा काम तो हो गया है और वो कुछ ही देर में पता भी चल जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया था। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, उस काम से ज्यादा और क्या इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर मानिक ने कहा, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक ट्रिप पर चले, जिसमें तुम रहोगे, मैं रहूंगा और हमारे कुछ और दोस्त रहेंगे और साथ में हम अगर चाहे तो तुम्हारी बहन यानी कि जन्नत को भी साथ लेकर चल सकते हैं। हम सब एक बहुत अच्छी ट्रिप करेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा। ये सुनते ही अचानक से रिधान के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए, जिसे देखते ही मानिक चेहरे पर पसीने आ गए। एपिसोड 26 अब आगे। तभी रिधान गुस्से के साथ बोला, आर यू मैड, डू यू रियली थिंक कि मैं उस लड़की के साथ एक कदम भी चल पाऊंगा। ये सुनकर मानिक ने अब तुरंत जल्दबाजी के साथ कहा, देखो मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें मौका देना चाहिए। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारी मॉम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द तुम जन्नत को अपना लो और तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर दी है और उनका एक अच्छा बेटा होने के नाते मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई रिक्वेस्ट यू, तुम प्लीज़ इसके लिए राजी हो जाओ। मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, बस अब हम बहुत जल्दी ही उस ट्रिप के लिए जाएंगे और मैंने तो बहुत अच्छी जगह भी चूज कर ली है। उसकी ये सारी बातें सुनकर रिधान ने अब उसे खुद से दूर धक्का दिया और वहां से बाहर जाते हुए बोला, तुम सिर्फ सपने देखो,
क्योंकि ये असलियत में तो कभी नहीं होने वाला। ये कहकर वो वहां से बाहर चला गया। इधर मानिक उसे बस जाते हुए देखता रह गया। आखिर में उसने खुद से कहा, ओह गॉड, अब मैं इस रियल और सनकी इंसान को कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आंटी से प्रॉमिस किया है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो फिर से रिधान के पीछे चला गया। इधर दूसरी तरफ हॉस्टल में जन्नत अपने रूम में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं चला था कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिधान को दी थी। आखिर में उसने अपने नोट्स को बंद कर दिया और खुद से बोली, जब तक मैं उस इंसान के बारे में पता नहीं लगा लूंगी तब तक मैं ना तो ठीक से पढ़ पाऊंगी और ना ही किसी और चीज में मेरा मन लग पाएगा। ये कहते हुए वो बेड से उठकर बालकनी में चली गई। बालकनी में वो आए और चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र कॉलेज के में गेट पर चली गई। हालांकि उसका रूम हॉस्टल के 5th बिल्डिंग पर था, जिस वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जो कोई भी था वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसे देखने की कोशिश करते हुए वो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं उस इंसान को जानती हूँ, लेकिन वो इंसान कार में क्या कर रहा है? ये कहते हुए उसे ध्यान से देखने लगी, क्योंकि कॉलेज की कुछ दूरी पर एक कार रुकी थी और उसे कार से कोई लड़की बाहर निकल रही थी और मुस्कुराते हुए उस कार के अंदर मौजूद इंसान को बाय कर रही थी। तभी अचानक से जन्नत की नज़र उस रेड बैग पर गई। वो सिर्फ रेड बैग देख पा रही थी, जिसे देखकर उसने कहा, ये तो मैं कहीं देखा है और इस कार को भी मैंने कहीं देखा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। अभी वो और सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो जल्दबाजी के साथ फिर कमरे में आई। उसने अपना फ़ोन देखा तो इस वक्त भावना का कॉल आ रहा था। भावना की कॉल को देखकर उसने फिर मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बोली, मॉम, मैंने टाइम से डिनर भी कर लिया है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आपको बार बार कॉल करके ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बारे में इतनी क्यों फिक्र करती हैं? तभी इधर से भावना ने कहा, इतने वक्त बाद मैंने अपनी जान के टुकड़े को खुद से अलग किया। मैं कैसे शांति से सो सकती हूँ, इसलिए मैंने कॉल कर लिया। लेकिन बेटा, मैंने आखिरी बार जो तुमसे ट्रिप पर जाने की बात की थी, प्लीज़ उसके बारे में सोचना। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा बाहर जाओ और थोड़ा घूम फिरो। इससे तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा और एक बार तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई में भी मन लगेगा, वरना तुम एग्जाम की अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाओगी। जन्नत को भी ये कुछ ठीक लगा, क्योंकि वो इन सब को सोचते हुए ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में लगातार वही सारी बातें चल रही थी, जिस वजह से उसने कुछ सोचकर कहा, मॉम, ये ट्रिप कितने दिन की है? ये सुनते भावना ने तुरंत कहा, ज़्यादा दिन की नहीं, बस 1 हफ्ते की। ये सुनकर जन्नत कुछ सोचने लगी और बोली, ठीक है, अगर ये ट्रिप 1 हफ्ते की है तो मैं इसे मैनेज कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ये सुनते ही भावना ने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या तुम ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अब भावना ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यू नो वॉट, मैं कब से यही सोच रही थी कि तुम कब इस चीज़ के लिए राजी होगी, लेकिन फाइनली तुम मान गई। अब मैं कल शाम को ही तुम्हारे लिए जेट रेडी करवाती हूँ और मैं तुम्हें शिकागो भेज रही हूँ। आई होप तुम्हें वहाँ घूमने में बहुत मज़ा आएगा। शिकागो का नाम सुनते ही दूसरे ही पल जन्नत ने कहा, लेकिन शिकागो जाने का मेरा मूड नहीं था। ये सुनकर ना समझी में भावना ने कहा, तो फिर तुम कहाँ जाना चाहती हो? इसके जवाब में जन्नत ने जो लैपटॉप ऑन कर रखा था, अब अचानक से उसे पर कुछ शो हुआ, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ आया। फिर उसने भावना से कहा, मैं साउथ कोरिया जाना चाहती हूँ। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही भावना ने कहा, लेकिन तुम अचानक से वहाँ क्यों जाना चाहती हो? मैंने तो शिकागो के लिए प्लान किया था। ये सुनकर जन्नत ने कहा, मॉम, वो मेरी ट्रिप है और जहाँ मेरा मन कहेगा मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आखिर आप क्यों मुझे शिकागो भेजना चाहती हैं? ये सुनकर अब भावना ने मन ही मन कहा, क्योंकि मैंने मानिक से भी शिकागो के लिए बोला है और वो शिकागो के लिए रिधान से बात करेगा। अब अगर अचानक से मैं साउथ अफ्रीका के लिए उसे बोलूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने जन्नत को मना किया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहते हुए उसने फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, तुम साउथ कोरिया जाना चाहती हो तो तुम वहाँ जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं तुम्हारे लिए जेट वहाँ के लिए रेडी रखूंगी। जेट का नाम सुनते ही जन्नत में मुंह बनाकर कहा,
मैं वहाँ कोई सूर्यवंशी खानदान की बेटी बनकर नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं एक नॉर्मल ट्रैवलर की तरह जाना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दीजिए। मैं और नैना फ़्लाइट से जाएंगे, ना कि जेट से। ये सुनकर भावना ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि मैंने तुम्हें एक फ़्लाइट से ट्रिप पर भेज दिया, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हमारे पास जाने के लिए जेट और चॉपर है, तो फिर तुम फ़्लाइट से क्यों जाना चाहती हो? ये सुनकर जन्नत ने कहा, मॉम प्लीज़ अभी के लिए मुझसे बहस मत कीजिए। आप बस हो सके तो कल शाम की फ़्लाइट मेरे लिए बुक करवा दीजिए। मैं और नैना उससे चले जाएंगे। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे नोट्स बनाने हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उधर भावना ये सब सुनकर मुंह बनाकर बोली, ये लड़की भी ना पता नहीं कब समझेगी कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि एक अमीर इंसान है। ये सब कहते हुए उन्होंने फिर कुछ सोचा और बोली, अब तो मुझे फिर से मानिक से कहना होगा कि वो रिधान को साउथ कोरिया के लिए मनाए। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, अभी के लिए मैं मानिक से कह देती हूँ कि वो रिधान से ये बता दे कि जन्नत साउथ कोरिया नहीं जाएगी और वो अकेले ही उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। हाँ, तभी रिधान जाने के लिए राजी होगा, वरना वो तो नहीं राजी होने वाला। ये सब सोचते हुए भावना ने फिर से मानिक के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ जन्नत कॉल कट करने के बाद बेड पर बैठी थी कि तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज़ से वो गेट की तरफ देखने लगी। नैना मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोली, जन्नत क्या तुम अभी तक सोई नहीं? ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, कहाँ यार, अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। ये सुनकर नैना मुस्कुराए और गुनगुनाते हुए अलमीरा की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से जन्नत की नज़र नैना के पकड़े हुए रेड बैग पर गई। उसे देखते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बेड पर बैठकर बोली, नैना क्या वो लड़की तुम थी, जो उस लग्जरियस कार से बाहर निकल रही थी? उसकी ये बात सुनते ही अचानक से नैना के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर 12 बज गए। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, व्हाट? ये तुम क्या कर रही हो? इसके बारे में जन्नत ने कहा, हाँ, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें देखा कि तुम एक लग्जरियस कार से बाहर निकल रही थी और वो काफ़ी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी और तुम्हारे हाथ में ही मैंने ये रेड बैग देखा था। ये सुनकर नैना ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आज तक सिर्फ तुम्हारी ही लग्जरियस कार से घूम पाई हूँ। इसके अलावा मेरी किस्मत इतनी कहाँ अच्छी है कि कोई मुझे अपनी लग्जरियस कार में घुमाए, और जहाँ बात नहीं इस बैग की, तो ये बैग मामूली सा है। मैंने फुटपाथ की सेल से 200 रुपये का खरीदा है। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद ही इसे टच करके देख सकती हो। ये कहकर वो उसकी तरफ बैग बढ़ाने लगी, तो जन्नत ये देखकर बोली, आई एम सॉरी, शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो कोई दूसरी लड़की होगी। तुम ठीक कह रही हो, तुम मेरे अलावा कभी किसी दूसरी कार से नहीं जाती। ये सुनकर नैना ने तुरंत उस बैग को अलमीरा में डाल दिया और बोली, एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी। वैसे क्या तुमने नोट्स बना लिए? ये कहकर उसने बात बदल दी। जन्नत ने भी कहा, हाँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स बना लिए, लेकिन अभी के लिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी। ये सुनकर नैना ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मैंने प्लान कर लिया है कि मैं अभी के लिए थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करूंगी और ट्रिप पर जाऊंगी। ट्रिप का नाम सुनते ही नैना की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत एक्साइटमेंट के साथ बोली, आर यू सीरियस? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कल तक तो तुम कैसे ट्रिप के लिए मना कर रही थी और अब तुम कुछ जाना चाहती हो? यानी कि अब हम जल्द ही शिकागो जाने वाले हैं। ये सुनकर जन्नत ने हंसते हुए कहा, मैडम, हम शिकागो नहीं बल्कि साउथ कोरिया जाने वाले हैं। मैंने मॉम से कह दिया है कि वो शिकागो की नहीं बल्कि साउथ कोरिया की ट्रिप बनाएं। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही नैना की एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम साउथ कोरिया क्यों जाना चाहती हो? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, क्योंकि मुझे वहाँ का चेरी ब्लॉसम वेदर देखना है और वहाँ की स्नो रेन देखनी है, जैसे हम कोरियन ड्रामा में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह। इसलिए ही तो मैंने साउथ कोरिया चूज किया। ये सुनकर नैना ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी ना अपने ड्रामा की दुनिया में जी रही हो। मैंने सोचा था कि हम शिकागो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं साउथ कोरिया के लिए खुश हूँ। चलो हम पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल हम तुम्हारे प्राइवेट जेट से साउथ कोरिया में लैंड होंगे। ये सुनते ही जन्नत ने कहा, होल्ड ऑन, तुम गलत सोच रही हो। मैं प्राइवेट जेट से नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह फ्लाइट से जा रही हूँ और उसके साथ तुम भी जा रही हो, वो भी नॉर्मल फ्लाइट में।
जैसे ही नैना ने ये सुना, एक बार फिर से उसके चेहरे की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। क्या आएगा सच जन्नत के सामने? सेकंड चैप्टर देर रात आएगा। कमेंट में बताना। एंड अब इसी ट्रिप में नैना का भी सच सामने आएगा। मैं सोच रही हूँ कि नैना का सच इस तरह से जन्नत के सामने लाऊं कि नैना कहीं की ना रह जाए। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।